हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल में स्वागत है। डिस्कवर आवर नॉलेज विद प्रभात वर्मा। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो पिछले क्लास में आप लोगों ने सीख लिया था कि व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स, यानी अर्थशास्त्र क्या है। ठीक है, आपने उसका दो जो मेन फंडामेंटल फैक्ट्स था उसको भी सीख लिया। इकोनॉमिक्स में बस दो ही फंडामेंटल फैक्ट आपको याद रखना है। अगर वो आप समझ गए तो समझ लीजिए कि पूरा इकोनॉमिक्स खत्म। वो फंडामेंटल फैक्ट क्या था? पहला नंबर कि रिसोर्सेस आर लिमिटेड, ठीक है, एंड वांट्स आर अनलिमिटेड। ठीक है, यही दो चीज़ था उसमें कि आपका वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है, लेकिन उसको सेटिस्फाई करने के लिए जो आपका रिसोर्सेस है वो उसका कमी है। ठीक है, यही दो पॉइंट्स था। ठीक है, और उस रिसोर्सेज का अल्टरनेटिव यूजेस भी होता है, यानी कि पैसा का कमी हमारे पास हमेशा है, लेकिन उस पैसा का यूज़ बहुत है। आप चाहे तो उस पैसा से कुछ भी खरीद सकते हैं, एक पेन से लेकर के कॉपी, किताब, साइकिल, मोटरसाइकिल, कंप्यूटर, घर, बिल्डिंग। ठीक है, मतलब अगर आपके पास मनी है तो बहुत सारा ऑप्शंस है। ठीक है, तो जो भी संसाधन रहता है ना, वो संसाधन का अल्टरनेटिव यूजेस होता है, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो फंडामेंटल फैक्ट तो दो पॉइंट है ही, लेकिन वहाँ जो संसाधन का बात किया जाता है ना, उस संसाधन का अल्टरनेटिव यूजेस होता है, वो याद रखिएगा। ठीक है, यानी मनी भी अगर हम लोग एग्जाम्पल लिए तो उसका अल्टरनेटिव यूजेस होता है। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन अलग अलग इकोनॉमिस्ट लोग दिए हैं। ठीक है, मतलब अर्थशास्त्र का परिभाषा अलग अलग अर्थशास्त्री अपने अपने हिसाब से जो भी डेफिनेशन, जो भी परिभाषा बन रहा था, वो अपने अपने डेफिनेशन के हिसाब से दिए। तो आप लोग तो जानते ही हैं कि इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन एक नहीं है, बहुत सारा डेफिनेशन है, जिसमें हर एक इकोनॉमिस्ट अपना अपना हिसाब से अपना डेफिनेशन दिया। मतलब जितना भी अर्थशास्त्री है वो लोग अर्थशास्त्र का परिभाषा अपने अपने हिसाब से अपने लैंग्वेज में दिया है। ठीक है, तो सबके हिसाब से हम लोग को नहीं पढ़ना है, यहाँ मेनली चार लोगों के हिसाब से पढ़ना है। ठीक है, बाकी सब तो उसका चेला होता है जो कि सेम डेफिनेशन देता है और उसको थोड़ा सा अपने हिसाब से उसको सजा देता है या चाहे विस्तार में बताता है। तो चलिए, डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स पहला नंबर है वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन, मतलब धन का विज्ञान। इसमें कहा गया है कि इकोनॉमिक्स क्या है, धन का विज्ञान है। ठीक है, अगर आप धन के बारे में स्टडी करते हैं तो फिर वो क्या है, इकोनॉमिक्स। किसके हिसाब से? एडम स्मिथ के हिसाब से। ठीक है, ये एडम स्मिथ मेन है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, बाकी सब जो है ना वो उसका चेला है, उसको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। तो उसके बाद आया जेबी से, इनका भी डेफिनेशन थोड़ा सा ज़्यादा प्रचलित हुआ, लेकिन सबसे ज़्यादा किसका डेफिनेशन प्रचलित हुआ? एडम स्मिथ का हुआ। ठीक है, तो मोस्ट पॉपुलर एडम स्मिथ का डेफिनेशन है, और फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी एडम स्मिथ को कहा गया। जैसे कि फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी को कहा गया, क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा रहा अपने देश के लिए। ठीक है, तो अगर आपका भी कंट्रीब्यूशन किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा रहेगा तो आपका नाम भी पॉपुलर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह एडम स्मिथ का भी नाम पॉपुलर हो गया फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनका जो डेफिनेशन रहा वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ। ठीक है, और इनका कंट्रीब्यूशन जो रहा अर्थशास्त्र में वो काफ़ी अधिक रहा। ठीक है, लेकिन इनका डेफिनेशन किसके बारे में था? वेल्थ के बारे में था। ये बोले कि इकोनॉमिक्स क्या है? वेल्थ है। अब उस वेल्थ को कैसे जनरेट करते हैं, कैसे आप उसको जमा करते हैं, ठीक है, और कैसे उसको खर्च करते हैं, वो चीज़ तो आप लोग कल ही देख लें, मतलब इसके बाद वाले डेफिनेशन में देख लेंगे। कल आप लोगों ने व्हाट इज इकोनॉमिक्स देखा था, आज देखेंगे व्हाट इज इकोनॉमिक्स अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, मार्शल, रॉबिन्स और सैमुअल्सन। मेनली चार डेफिनेशन है। ठीक है, तो अगला डेफिनेशन में देखें कि यहाँ वेल्थ का बात किया, मतलब वेलफेयर को छोड़ दिया, तो वेलफेयर यहाँ लिमिटेशन आया। तो ये जो पॉइंट को छोड़ दिया ना, वही पॉइंट को मेरिट बना करके अगला डेफिनेशन आया। ठीक है, जो पॉइंट यहां पर छोड़ दिया गया वही पॉइंट को यहां पर मेरिट बना करके डेफिनेशन दे दिया मार्शल ने। ठीक है, तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि कोई भी साइंटिस्ट होता है ना तो कुछ ना कुछ वो सिद्ध करता है, लेकिन उसके बाद वाला जो साइंटिस्ट आता है वो उस चीज को सिद्ध ना करके जो चीज पिछला साइंटिस्ट छोड़ दिया है, मतलब इग्नोर कर दिया, उसी चीज को प्लस पॉइंट लेकर के अगला साइंटिस्ट क्या करेगा? कुछ नया खोज करेगा।
बोलेगा कि पिछला साइंटिस्ट ये चीज खोज नहीं कर पाया तो हम ये खोज किए हैं। ठीक है, उसी तरह इकोनॉमिस्ट भी ऐसा ही करते हैं। पहला इकोनॉमिस्ट अपना डेफिनेशन दिया, वो डेफिनेशन में कुछ कमी रह गया तो उस कमी को हटाने के लिए अगला इकोनॉमिस्ट अपना डेफिनेशन दिया, जिसमें उस कमी को ही पॉजिटिव पॉइंट बना दिया गया। मतलब जहां पिछला डेफिनेशन में नेगेटिव था इस जगह पे, वहां इस पॉइंट में क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो देखिए वेलफेयर डेफिनेशन फिर आया, क्योंकि वेलफेयर को यहां पर इग्नोर कर दिया गया था, यहां पर सिर्फ वेल्थ का बात किया गया, यहां पर फिर वेलफेयर का डेफिनेशन आया। तो वेलफेयर का डेफिनेशन किसने दिया, मार्शल ने दिया। बाकी सब उनके चेले हैं जिनको आपको ध्यान में नहीं रखना है, बस याद रखिए कि यहाँ चेला है, उसका भी डेफिनेशन है। तो जैसा कि आप देखिए कि यहाँ पर एडम स्मिथ जो है वो अपना वेल्थ का डेफिनेशन दिया। ठीक है, तो इसी के साथ जिस यूनिवर्सिटी में एडम स्मिथ प्रोफेसर थे ना, उसी यूनिवर्सिटी में यानी से भी थे उन्हीं के साथ, लेकिन वो उनके चेले थे यानी स्टूडेंट थे। ठीक है, तो इन्होंने डेफिनेशन दिया वेल्थ का, एडम स्मिथ ने डेफिनेशन दिया वेल्थ का, तो जेबी से भी अपना डेफिनेशन दिया वेल्थ पर ही। बस ये क्या किए कि थोड़ा सा अपने इजी लैंग्वेज में जैसे वो समझते थे उस हिसाब से अपना डेफिनेशन दे दिए। ठीक है, जैसे अभी आप ही हमसे ट्यूशन पढ़ रहे हैं, आपने हमसे इकोनॉमिक्स का परिभाषा सीख लिया, लेकिन अगर आप जाकर के अपने स्टूडेंट को, चाहे किसी और को, अपना भाई या छोटा बहन, किसी को भी अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, तो फिर आप अपने हिसाब से उसको समझाएंगे, जो कि आपको लगता होगा कि सर हमको ऐसे समझाते तो हमको बेटर समझ में आता। तो आप नेक्स्ट अपने स्टूडेंट को, चाहे अपने भाई बहन को कुछ समझाते हैं, तो फिर आप उसी तरह से समझाएंगे जैसे आपको समझ में आया, मतलब थोड़ा सा इजी या फिर सिंपल उसको करके उसके बाद डेफिनेशन आप देंगे। ठीक है, तो जो भी डेफिनेशन आपसे ऊपर वाला गुरु जो है वो थोड़ा सा हार्ड लैंग्वेज यूज किया, तो आप थोड़ा सा उसको इजी करके अगला को समझाने का कोशिश करेंगे। इसी तरह एडम स्मिथ ने अपना डेफिनेशन दिया, जिसमें जेबी से को लगा कि इसको थोड़ा सा और डिफरेंट करना चाहिए, चाहे तो और इजी करना चाहिए, तो इन्होंने अपना डेफिनेशन दे दिया। लेकिन हाँ, पॉइंट वही था, वेल्थ को ही समझाने का तरीका एडम स्मिथ का अलग रहा, जेबी से का अलग रहा, लेकिन अल्टीमेटली वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन ही दिया इन लोगों ने। ठीक है, और इसके बाद भी और भी लोग आए जो वेल्थ का डेफिनेशन दिए, वॉकर, सीनियर, मिल, इन्होंने भी वेल्थ का डेफिनेशन दिया, लेकिन उतना ज़्यादा प्रचलित नहीं हुआ। ठीक है, जो ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर रहा एडम स्मिथ, उसके बाद जेबी से। इन्होंने किताब भी लिखा है, वो कौन से ईस्वी में लिखा, ये हर एक पॉइंट आपको आगे चल के पता चलेगा। वीडियो को लगातार एंड तक देखिए। नेक्स्ट, क्योंकि यहाँ पर प्लस पॉइंट था वेल्थ, तो यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट ये था कि इन्होंने वेलफेयर को इग्नोर कर दिया, तो यहाँ पर वेलफेयर आ गया। मतलब मार्शल का कहना है कि हर एक चीज़ को आप पैसों में नहीं खरीद सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर बोला कि अगर धन से आप उसको कंपेयर कर देते हैं, मतलब वेल्थ ही, मतलब धन ही इकोनॉमिक्स है, धन नहीं है तो इकोनॉमिक्स नहीं है। तो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन में सिर्फ धन कैसे आ सकता है? बहुत लोग ऐसे भी हैं जो धन के लिए काम ही नहीं कर रहे, मतलब पैसों के लिए काम नहीं कर रहे, जैसे सर्विसेज ऑफ डॉक्टर, सर्विसेज ऑफ लॉयर। ठीक है, अब जो सर्विसेज ऑफ प्राइस्ट, जो मंदिर मस्जिद में जो पंडित लोग रहता है, ठीक है, चाहे मौलवी लोग रहता है, अगर वो लोग सर्विस देता है तो वो लोग पैसा कमाने के लिए सर्विस नहीं देता है, वो लोग चाहता है कि समाज का भला हो। डॉक्टर अगर किसी का जान बचाता है तो उसका जान बचाने के बदले आप उसको पैसा दे करके मेजर नहीं कर सकते हैं कि आप मेरा जान 10 रुपये में बचा दिए, 10,000 में बचा दिए, 1 लाख में बचा दिए। आपका जान का कीमत तो है ही नहीं। ठीक है, तो हर एक चीज को पैसों में मेजर नहीं किया जा सकता है, इसीलिए वेलफेयर का डेफिनेशन आया। ठीक है, वेलफेयर का डेफिनेशन मार्शल ने दिया। क्यों दिया? क्योंकि हर एक चीज को पैसों में मेजर नहीं कर सकते हैं, जिसको पैसों में मेजर नहीं कर सकते हैं वो क्या है? वेलफेयर है। कोई चैरिटी ही चला रहा है, कोई एनजीओ चला रहा है, इस पैंडेमिक में बहुत लोगों को हेल्प किया जा रहा है, तो ये सब क्या है? वेल्थ तो नहीं है। कोई अपना वेल्थ जनरेट कर रहा है क्या? कोई भी वेल्थ जनरेट नहीं कर रहा है, यहाँ वेलफेयर हो रहा है। तो अगर एडम स्मिथ के हिसाब से आप चलेंगे तो फिर बोला जाएगा कि आप जो वेलफेयर किए हैं, सबको फ्री में जो दान दिए हैं, फ्री में सूखा राशन दिए, वो सब इकोनॉमिक्स नहीं है, वो अर्थशास्त्र में नहीं आता है। ये एडम स्मिथ का कहना है। इसलिए मार्शल ने कहा कि ये बिल्कुल गलत है, ये भी तो इकोनॉमी का ही भाग है। ठीक है, अर्थव्यवस्था में ही तो ये काम हो रहा है।
तो क्योंकि अर्थव्यवस्था में काम हो रहा है तो मार्शल ने कहा कि वेलफेयर को भी इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन में इंक्लूड करना चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन दिया अपना। ठीक है, ये अभी शॉर्ट समरी आपको बता रहे हैं, डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट, मार्शल से भी एक गलती हुआ कि इन्होंने स्कार्सिटी को ध्यान नहीं दिया, मतलब संसाधन का कमी। आपको हम बताएं फंडामेंटल फैक्ट में ही कि इकोनॉमिक्स में हमेशा संसाधन का कमी होगा। मतलब अगर पैसा का बात करते हैं तो पैसा का कमी, ठीक है, अगर किसी रॉ मटेरियल का बात करते हैं तो रॉ मटेरियल का कमी। ठीक है, ऐसा थोड़ी कि हर एक चीज आपके पास इतना ज्यादा है कि वो कभी खत्म ही नहीं होगा। तो संसाधन लिमिटेड रहता ही रहता है। जैसे पेट्रोलियम लिमिटेड है, एक समय तक ही हमारे पास पेट्रोलियम अवेलेबल रहेगा, उसके बाद क्या होगा कि ये बिल्कुल से खत्म हो जाएगा। अभी लकड़ी का हम लोग सब कुछ यूज कर लेते हैं, एक ऐसा समय आएगा जब सारा फॉरेस्ट कट जाएगा, पेड़ पौधा बचेगा नहीं, तो फिर क्या होगा, ये तो एग्जॉस्ट हो जाएगा, बिल्कुल से खत्म हो जाएगा। तो संसाधन हमेशा लिमिटेड है, तो उसको इस तरह से यूज करना है ताकि आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। ठीक है, उसका अल्टरनेटिव यूजेस भी है। ठीक है, जैसे कि अगर आपके घर में 1 किलो चीनी है तो उस चीनी से आप चाय भी बना सकते हैं, मिठाई भी बना सकते हैं, हलवा भी बना सकते हैं, खीर भी बना सकते हैं। तो अब उस 1 किलो चीनी को आप किस चीज़ में यूज़ करेंगे, आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन क्या कहाँ पर मिलेगा। मान लीजिए खीर खाने का मन सबको घर में है, तो आपको खीर बनाना चाहिए ताकि उसमें सबको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिले। और पूरा वो 1 किलो चीनी को हम लोग खीर बनाने में ही लगा देंगे, ना कि बाकी सारी चीज़ों में। क्यों? क्योंकि बाकी सारी चीज़ में सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा जितना हमको खीर में मिलेगा, क्योंकि सबको अभी खीर खाने का मन है। ठीक है, तो संसाधन आपके पास हमेशा लिमिटेड होता है जिसका अल्टरनेटिव यूज होता है। ठीक है, हम आपको चीनी का एग्जांपल इसीलिए दिए क्योंकि इसका अल्टरनेटिव यूजेस है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप खीर ही बना सकते हैं, चीनी से बहुत कुछ बना सकते हैं आप। ठीक है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी आपके लिए क्या है वो आपको चूज करना पड़ेगा, यही तो इकोनॉमिक्स है। तो सिलेक्शन को ही इन्होंने ध्यान नहीं दिया, सिलेक्शन को इग्नोर कर दिया। ठीक है, और स्कार्सिटी को ध्यान नहीं दिया कि स्कार्सिटी है तभी तो सिलेक्शन करना पड़ेगा, मतलब कोई चीज़ का कमी है तभी तो हमको सिलेक्शन करना पड़ता है। ऐसा थोड़ी एक बोरा चीनी है हमारे घर में कुछ भी कर सकते हैं, है ना। मेरे घर में बहुत सारा पैसा है, जो मेरा इच्छा है सबको पूरा कर सकते हैं। ये इकोनॉमिक्स कभी नहीं बोलता है कि आपके घर में रिसोर्सेज अनलिमिटेड है। रिसोर्सेज आपके घर में हमेशा लिमिटेड रहेगा, आपके पास जो पैकेट में पैसा का हमेशा कमी रहेगा। इकोनॉमिक्स का कहना यही है कि आपके पास जो भी संसाधन है उसका कमी रहने वाला है, इसीलिए आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा कि अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है। ठीक है, तो इसीलिए स्कार्सिटी का डेफिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता था, जो कि ये दोनों इकोनॉमिस्ट इग्नोर कर दिए। तो अगला इकोनॉमिस्ट अपने डेफिनेशन में स्कार्सिटी को इंक्लूड कर दिया। ठीक है, मतलब रिसोर्सेज का कमी, अब कमी है तो सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो ये इकोनॉमिक्स का नाम क्या है, देखिए रॉबिन्स, याद रखिएगा रॉबिन्स नाम है जिन्होंने स्कार्सिटी का डेफिनेशन दिया है। और इसके बाद इनके चेले का नाम है विकस्ट्रीट। ठीक है, जिसको आपको याद रखने का जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपके कॉमन नॉलेज के लिए आप बस याद रखिए हल्का फुल्का कि हाँ विकस्ट्रीट भी कोई था। ठीक है, लेकिन मेन इकोनॉमिस्ट आपको याद रखना, एडम स्मिथ यहाँ पर था, यहाँ पर मार्शल, यहाँ पर रॉबिन्स। ठीक है, अब अगला इकोनॉमिस्ट आया अब अपना डेफिनेशन लेकर के। अब अगला इकोनॉमिस्ट आया अपना डेफिनेशन लेकर के। वो अपने डेफिनेशन में क्या कहा, ग्रोथ का बात किया, क्योंकि ये तीनों इकोनॉमिस्ट का ड्रॉबैक रहा कि ग्रोथ का ये लोग कोई भी बात नहीं किया है। ठीक है, तो ग्रोथ को इग्नोर कर दिया। तो अगला सैमुअल्सन आया, सैमुअल्सन ने अपने डेफिनेशन में ग्रोथ पे ज़्यादा फोकस किया। ठीक है, एक ने वेल्थ पे फोकस किया था, एक ने वेलफेयर पर फोकस किया, एक ने स्कार्सिटी पर किया और एक ने ग्रोथ पर किया कि सोसाइटी का ग्रोथ भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक खाली धन कमाना है, चाहे तो वेलफेयर करना है, चाहे तो खाली स्कार्सिटी की बात करना है, ग्रोथ भी होना चाहिए इकोनॉमी का। ठीक है, और ग्रोथ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सोसाइटी को थोड़ा सा डेवलप करना है। ठीक है, ग्रोथ लाना है, तो ये इम्पॉर्टेंट है कि इकोनॉमिक्स में ग्रोथ को भी इंक्लूड किया जाए। अगर ग्रोथ का बात नहीं करते हैं तो वो इकोनॉमिक्स नहीं है।
ठीक है, ये सैमुअल्सन का कहना है। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। समरी तो खत्म हो गया। समरी में आपको याद रहना चाहिए कि कौन कौन सा डेफिनेशन है और कौन कौन से इकोनॉमिस्ट ने क्या बोला। ठीक है, जैसे वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन किसने दिया? एडम स्मिथ। वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन किसने दिया? मार्शल। स्कार्सिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन किसने दिया? रॉबिन्स। ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन किसने दिया? सैमुअल्सन। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आपको अर्थशास्त्र अच्छे से समझ में आ गया होगा, यानी इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा, तो अब हम लोग देखते हैं कि जो अलग अलग इकोनॉमिस्ट है, डिफरेंट इकोनॉमिक्स, तो जितने भी इकोनॉमिस्ट थे वो लोग अपना अपना डेफिनेशन दिए हैं इकोनॉमिक्स का। तो सबसे पहले एडम स्मिथ का नाम आता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रचलित रहा है इनका डेफिनेशन और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी हुआ, और इनका जो डेफिनेशन था ना वो काफ़ी ज़्यादा प्रभाव किया इकोनॉमिक्स में। ठीक है, जैसे कि अभी आपको एग्जांपल मिला था महात्मा गांधी का कि उनका कंट्रीब्यूशन देश के लिए, देश की आज़ादी में बहुत ज़्यादा रहा। ठीक है, और काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए हैं। ठीक है, इसलिए उनको फादर ऑफ नेशन का दर्जा दिया गया। तो यहाँ पर फादर ऑफ इकोनॉमिक्स का दर्जा किसको मिला है? एडम स्मिथ को। क्यों मिला है? क्योंकि इनका कंट्रीब्यूशन जो रहा ना इकोनॉमिक्स में सबसे ज़्यादा रहा, और जो डेफिनेशन इनका रहा वो काफ़ी प्रचलित हुआ। तो देखिए, ये एक किताब लिखे थे, वो किताब का नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, ये किताब लिखे थे, कब लिखे थे? 1776 ईस्वी में लिखे थे, 1776 में। ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा कि एडम स्मिथ ने एक किताब लिखा था जिसका नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। कौन से ईयर में? 1776 में। अब देखिए कि उनके हिसाब से अर्थशास्त्र क्या है, यानी उनके हिसाब से इकोनॉमिक्स क्या है, वो अपना डेफिनेशन दिए हैं। तो चलिए इनका डेफिनेशन अब हम लोग रीड करते हैं। Adam Smith insisted that economics deals with the acquisition, accumulation and expenditure of wealth. ठीक है, मतलब ये बात बोले कि इकोनॉमिक्स क्या है कि धन का विज्ञान है। उस धन को आप किस तरह से अर्जन करते हैं, किस तरह से संग्रह करते हैं, और उस धन को कहाँ कहाँ और किस तरह से खर्च करते हैं। मतलब सिर्फ धन का बात की है कि उस धन को आप कैसे कमाएंगे, उस धन को जमा कैसे करेंगे, और उस धन को कहाँ कहाँ खर्च करेंगे। मतलब तीनों जगह धन का ही बात हुआ है, धन यानी वेल्थ। ठीक है, तीनों जगह वेल्थ का बात हुआ। मतलब इस वेल्थ को आप कमाएंगे कैसे, इस वेल्थ को आप जमा कैसे करेंगे, और इस वेल्थ को आप खर्च कैसे करेंगे। ठीक है, बस इसी का स्टडी इकोनॉमिक्स है एडम स्मिथ का डेफिनेशन में। ठीक है, सिंस द डेफिनेशन गिव्स प्रोमिनेंस टू द वेल्थ एस्पेक्ट। तो इस डेफिनेशन से आपको पता चला कि इन्होंने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है वेल्थ पर। ठीक है, वेल्थ पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया, इसलिए इनका डेफिनेशन को वेल्थ डेफिनेशन भी कहा गया। ठीक है, वेल्थ डेफिनेशन क्यों कहा गया? क्योंकि वेल्थ एस्पेक्ट में ही इनका स्टडी था। ठीक है, वो अपना डेफिनेशन में ही खाली वेल्थ का बात की है कि पैसा आप कैसे कमाएंगे, कैसे जमा करेंगे, कैसे खर्च करेंगे, बस इसको इकोनॉमिक्स कहते हैं। बस इतनी सी बात। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हिंदी में भी इनका डेफिनेशन देख लेते हैं। हिंदी काफी इजी लगेगा आपको। देखिए, एडम स्मिथ ने सर्वप्रथम 1776 ईस्वी में एक पुस्तक लिखी जिनका नाम क्या था? एन इंक्वायरी इनटू द वेल्थ एंड काउजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ये किताब का नाम था, और उनके अनुसार अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। बस इतना छोटा सा डेफिनेशन कि एडम स्मिथ के हिसाब से इकोनॉमिक्स क्या है? साइंस ऑफ वेल्थ है। ठीक है, चलिए, मतलब धन का विज्ञान को ही क्या कहते हैं? इकोनॉमिक्स कहते हैं एडम स्मिथ के हिसाब से। ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये जो एडम स्मिथ थे, इनका एक चेला था। ठीक है, वो चेला का नाम है जेबी से। मतलब सेम डेफिनेशन दे दिया ये भी जेबी से। जैसे कि
मान लीजिए कि एक प्रोफेसर है, ठीक है, और एक प्रोफेसर मान लीजिए कि कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए इकोनॉमिक्स ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है, आप उस प्रोफेसर के स्टूडेंट हैं। तो उस प्रोफेसर के आप स्टूडेंट हैं और एक वो इकोनॉमिक्स समझा रहे हैं, और जब आप उनसे पढ़ करके इकोनॉमिक्स समझाइएगा तो कुछ डिफरेंस रहेगा कि नहीं? डिफरेंस नहीं रहेगा, यहाँ सिमिलरिटीज रहेगा। वो जो डेफिनेशन आपको पढ़ाए हैं वही डेफिनेशन को थोड़ा सा और आप अपने लैंग्वेज में ब्रीफ एक्सप्लेन कर सकते हैं। मतलब हो सकता है ना कि वो प्रोफेसर का लैंग्वेज आपको लगा होगा कि नहीं, ये स्टूडेंट को नहीं समझ में आता है, हम जिस तरह से समझते हैं उसी लैंग्वेज में हम अपना डेफिनेशन लिखेंगे, जिससे क्या होगा कि हर एक बच्चा को ये डेफिनेशन समझ में आ जाएगा कि इकोनॉमिक्स होता क्या है। जैसे आप अभी हमसे पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स के बारे में, और अगर यही चीज़ आप दोबारा पढ़ाएंगे तो आप इसको और थोड़े अच्छे से पढ़ा सकते हैं और एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन डेफिनेशन लगभग सेम रहेगा। जो हम बताना चाहते थे वही आप भी बताना चाहेंगे, ठीक है, पॉइंट सेम रहेगा, लेकिन बस बताने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। इसीलिए जेबी से का जो डेफिनेशन रहा ना वो भी सेम रहा, मतलब वेल्थ का ही डेफिनेशन जेबी से ने भी दिया है, ठीक है, क्योंकि ये चेला था ना, किसका था? एडम स्मिथ का। इनका डेफिनेशन के हिसाब से क्या है कि एज अ साइंस ऑफ वेल्थ, ये डेफिनेशन क्या है? इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ। अब देखिए मेरिट्स क्या है। एडम स्मिथ ने जो डेफिनेशन दिया उसका मेरिट क्या है? स्ट्रेस ऑन वेल्थ। ये तो आपको डेफिनेशन से ही पता चल गया कि इन्होंने धन पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया है कि कैसे भी आपको धन अर्जन करना है, ठीक है, उसको संग्रह करना है और उसको किस तरह से खर्च करना है वो आपको सोचना है। मतलब धन जमा करने का सोचना है, धन को कमाने का सोचना है, उस धन को खर्च किस तरह से करेंगे, बस वो सोचेंगे। ये 3 बात अगर आप सोच लिए तो ये इकोनॉमिक्स हो गया। इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन किसके हिसाब से? एडम स्मिथ के हिसाब से, ठीक है। अब इसमें दूसरा पॉइंट देखिए कि मेरिट क्या है? एड्रेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इकोनॉमिक ग्रोथ आपको पता है कैसे होगा? धन से ही इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकता है। अब आप ही के बताइए कि आपके घर का ग्रोथ कैसे होगा, चाहे आपके घर का आर्थिक स्थिति कैसे डेवलप होगा, कैसे बढ़ेगा? जब पैसा आएगा तो आर्थिक स्थिति बहुत अच्छा हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। तो पैसा बहुत मायने रखता है, ठीक है। इसीलिए जो आज के समय पे सबका प्रॉब्लम यही है कि पैसा का कमी है, ठीक है। और ये अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो हर एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो देखिए इसीलिए इस डेफिनेशन में बोला गया कि एड्रेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ का जो प्रॉब्लम है उस पर ध्यान दिया गया, यानी धन के ही बारे में, और सिर्फ धन का ही स्टडी हुआ है, वेल्थ का स्टडी हुआ है। आगे देखिए, अटेंशन टू द इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक इशूज। इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक इशूज आज के समय पे धन ही है, ठीक है। धन कमाना ही सबसे इम्पोर्टेंट इशू होता है सबके लिए। आगे बढ़ते हैं, ड्रॉबैक यानी लिमिटेशन इसका क्या है? मतलब कि एडम स्मिथ अपने डेफिनेशन में ऐसा कौन सा बात को इग्नोर कर दिए? वेल्थ का तो बात की है, लेकिन कुछ तो वो इग्नोर किए हैं। तो क्या इग्नोर किए हैं? वेलफेयर के बारे में इग्नोर किए हैं, नेग्लेक्ट ऑफ वेलफेयर। और दूसरा बात, इट इज़ टू मटेरियलिस्टिक, मतलब हमेशा पैसा कमाना या फिर प्रॉफिट कमाना आपका मोटिव नहीं हो सकता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमेशा पैसा कमाने के बारे में नहीं सोचते, जैसे कि सर्विसेज ऑफ डॉक्टर्स, टीचर्स, लॉयर्स, ठीक है। तो ये लोग का मेन एम प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, मेन एम होता है सर्विस देना। डॉक्टर का मेन एम क्या है? जान बचाना। तो जान बचाने के बदले आप उसको कीमत दे सकते हैं क्या? मतलब उसको आप पैसों में तौल सकते हैं? डॉक्टर को आप खरीद लेंगे कि आपका जान बचा दे उसके लिए? ऐसा नहीं होता है। उसके सर्विस को आप पैसों में मेज़र नहीं कर सकते हैं, इसीलिए ये इसका ड्रॉबैक रहा। टीचर जो आपको ज्ञान दे देता है वो ज्ञान से आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, उसको आप पैसा में मेज़र नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यानी वेल्थ में मेज़र नहीं किया जा सकता है। इसीलिए ये भी इसका लिमिटेशन रहा कि ये लोग का सर्विसेज जो है ना वो पैसा में मेज़र नहीं किया जा सकता है। लेकिन आपने हर एक चीज़ को पैसों में मेज़र कर दिया, वेल्थ के ही बारे में डेफिनेशन दे दिया, और दुनिया में कुछ है ही नहीं, आप ऐसा बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए जितना भी सर्विसेज है जो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, चाहे तो वेलफेयर किया जाता है
ये सब चीज़ को आप इग्नोर किए हैं तो ये आपका लिमिटेशंस रहा, यानी एडम स्मिथ का डेफिनेशन में ये लिमिटेशन आ गया। अब देखिए दूसरा डेफिनेशन वेलफेयर पर आया, क्योंकि जो भी साइंटिस्ट होता है चाहे जो भी इकोनॉमिस्ट होता है उसका कुछ लिमिटेशन होता है। अगर वो कुछ पॉइंट को छोड़ देता है ना तो अगला इकोनॉमिस्ट चाहे अगला जो साइंटिस्ट होगा ना वो ये चाहेगा कि जो डेफिनेशन पिछले साइंटिस्ट ने छोड़ दिया था वही डेफिनेशन को हम क्या करेंगे कि अपने डेफिनेशन में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, मतलब जो अगला आदमी नहीं समझा पाया उसको हम समझा करके अपना नया डेफिनेशन देंगे। तो फिर ये जो डेफिनेशन दिए हैं अल्फ्रेड मार्शल, इन्होंने वेलफेयर को अपना डेफिनेशन में इंक्लूड कर लिया। ठीक है, क्योंकि ये लिमिटेशन था पिछला डेफिनेशन का एडम स्मिथ का। ठीक है, तो अबर इकोनॉमिस्ट कौन आया है? अल्फ्रेड मार्शल। इन्होंने एक किताब लिखा जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, कब लिखा है? 1890 में ये किताब लिखा है, यानी पब्लिश हुआ है कब? 1890 में। ठीक है, जितना भी यहाँ डेट लिखा हुआ है वो पब्लिश डेट लिखा हुआ है कि उनका किताब कब पब्लिश हुआ था। ठीक है, अब देखिए डेफिनेशन में क्या कहा गया है। डेफिनेशन में इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। It examines that part of individual and social action which is most closely connected with the attainment and with the use of material requisites of well-being। तो अगर आपको ये डेफिनेशन इंग्लिश में नहीं समझ में आता है तो आप हिंदी में ज़रूर एक बार पढ़ के देखिएगा, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। क्योंकि कुछ वर्ड्स होता है जो इंग्लिश से ज़्यादा बेटर हिंदी में आता है समझ में, और कुछ वर्ड्स होता है जो हिंदी से बेटर इंग्लिश में समझ में आता है। तो चलिए हम लोग दोनों एक बार समझ लेते हैं। अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यवसाय में मानव के कार्यों का अध्ययन है। अब बताइए कि आपका जो साधारण व्यवसाय है वो क्या है। मान लीजिए एक राशन का दुकान वाला है, तो उसका साधारण व्यवसाय यही है ना कि वो दिन भर राशन या चावल दाल बेचता है और खरीद के लाता है। तो खरीदना बेचना, खरीद के लाना और बेचना, खरीद के लाना और बेचना, उसका साधारण व्यवसाय ये रहा। ठीक है, यह मनुष्य के उम्र, व्यक्तिगत एवं सामाजिक कार्यों की जांच करता है। ठीक है, अब वो जो मनुष्य है ना वो व्यक्तिगत कार्य क्या कर रहा है, सामाजिक कार्य क्या कर रहा है, उसका जांच करता है। ठीक है, यानी वो जो राशन का दुकान वाला है ना वो किसी के लिए वेलफेयर का काम कर रहा है या फिर बहुत लोगों के लिए वेलफेयर का काम कर रहा है। मतलब किसी एक आदमी को फ्री में खाना खिला रहा है या फिर पूरा एक सोसाइटी को फ्री में खाना खिला रहा है। ठीक है, या फिर कुछ भी फ्री में दे रहा है, जैसे भिखारी ही उसके दुकान में आ गया तो किसी एक भिखारी को एक बिस्किट फ्री में दे दिया, या फिर एक पूरा 10 भिखारी का कम्युनिटी को ही पूरा सबको एक एक बिस्किट फ्री में दे दिया। तो यह है कि यह मनुष्य के उम्र, व्यक्तिगत एवं सामाजिक कार्यों की जांच करता है कि सामाजिक कार्य वो क्या किया है। ठीक है, जिनका कल्याण के भौतिक साधनों की प्राप्ति तथा उपयोग से घनिष्ठतम संबंध है। ठीक है, मतलब कि आप कल्याण का क्या कार्य कर रहे हैं और इससे किसको किस तरह का फिजिकल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। ठीक है, यानी आप किसी को मान लीजिए कोई भिखारी को एक बिस्किट दे देते हैं तो वो भिखारी उस बिस्किट को कंज्यूम कर लेता है यानी खा लेता है, या फिर उसको बेच करके पैसा कमाता है। दो काम कर सकता है, या तो वो बिस्किट किसी को बेच देगा या फिर किसी को दे करके पैसा ले लेगा, पैसा कमा लेगा, या फिर वो क्या कर सकता है कि खुद ही खा लेगा। हम एग्जाम्पल दिए बिस्किट का, कुछ और भी हो सकता है, चावल दाल ही मिल जाएगा तो चावल दाल हो सकता है ना कि वो बेच दे, और या फिर उसको खुद ही खा ले। तो उसका उपयोग से घनिष्ठतम संबंध है। ठीक है, एक बार फिर से आप डेफिनेशन देखिए, अगर नहीं समझ में आया तो डेफिनेशन एक बार फिर से देखेंगे तो जरूर क्लियर हो जाएगा। अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यवसाय में मानव के कार्यों का अध्ययन है। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि साधारण व्यवसाय क्या है आपका, उसमें जो आप कार्य करते हैं उसका अध्ययन है। उसके बाद यह मनुष्य के व्यक्तिगत एवं सामाजिक कार्यों की जांच करता है। मतलब आप व्यक्तिगत कौन सा कार्य कर रहे हैं और सामाजिक कार्य कौन सा कर रहे हैं। ठीक है, मतलब किसी एक व्यक्ति के लिए वेलफेयर कर दिए या फिर पूरे समाज के लिए वेलफेयर किए हैं। जिनका कल्याण के भौतिक साधनों की प्राप्ति तथा उपभोग से घनिष्ठतम संबंध है।
यानी आप जो वेलफेयर किए हैं वो किसी का कल्याण किया है, यानी उसको खुद से कंज्यूम कर लिया या फिर उसको कहीं उपयोग में लाया। देखिए, जिनका कल्याण के भौतिक साधनों की प्राप्ति। अब कल्याण के भौतिक साधन यानी उसको फिजिकल सेटिस्फैक्शन मिल गया, उसको खुद खा लिया, या फिर उसको उपयोग से घनिष्ठतम संबंध है, मतलब उपयोग कर लिया, यानी किसी को बेच दिया, ठीक है, पैसा कमा लिया। ये तो अब देखते हैं कि इसका इंग्लिश में डेफिनेशन क्या है। हिंदी में अगर आपको समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो इंग्लिश में एक बार समझ ले कि इंग्लिश में क्या इसका डेफिनेशन है। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। यहाँ तक आपको समझ में आएगा कि अर्थशास्त्र क्या है, कि आपके साधारण व्यवसाय में आप क्या कार्य कर रहे हैं उसका अध्ययन है। और साथ साथ में ये एक और बात एग्जामिन करता है कि आप किसी का हेल्प कर रहे हैं, किसी एक व्यक्ति का हेल्प कर रहे हैं या फिर पूरे समाज का हेल्प कर रहे हैं। अब आप जिसका भी हेल्प कर रहे हैं वो उसको किस तरह से उपयोग कर रहा है, या फिर वो उसको यूज में ले आ रहा है या फिर उसको खुद से कंज्यूम कर ले रहा है। ठीक है, वही चीज लिखा हुआ है, देखिए, विच इज मोस्ट क्लोजली कनेक्टेड विद द अटेनमेंट एंड विद द यूज ऑफ मटेरियल रिक्विसाइट ऑफ वेलबींग। मतलब आप जो भला किए हैं किसी को मतलब कुछ दान दे दिए, तो वो खुद उसको यूज कर लिया या फिर उसको बेच दिया और पैसा कमा लिया। ठीक है, विद द यूज ऑफ मटेरियल रिक्विसाइट ऑफ वेलबींग। समझ में आया? तो सिंपली अगर देखा जाए ना, तो अल्फ्रेड मार्शल का डेफिनेशन में जो कहा जा रहा है वो एक्चुअली में वेलफेयर का बात कहा जा रहा है, कि इनका डेफिनेशन में मोस्ट प्रोमिनेंस बात क्या रहा, वेलफेयर का रहा, कि ये बस बताना चाहते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है, वेलफेयर है। ठीक है, तो अब इनका भी एक चेला था अल्फ्रेड मार्शल का, एसी पीगू। ठीक है, तो एसी पीगू ने भी एक किताब लिखा, तो ये भी वही वेलफेयर पर ही देगा, क्योंकि इनका जो गुरु था वो भी तो वेलफेयर पर ही डेफिनेशन दिया था, इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर। ये एक किताब लिखा 1920 में। ठीक है, अब ये एक किताब लिखा 1920 में और अपना एक डेफिनेशन दिया इकोनॉमिक्स का। वो डेफिनेशन में क्या लिखता है कि द रेंज ऑफ आवर इंक्वायरी बिकम्स रेस्ट्रिक्टेड टू दैट पार्ट ऑफ सोशल वेलफेयर दैट कैन बी ब्रॉट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इनटू रिलेशन विद द मेजरिंग रॉड ऑफ मनी। बस ये अपने डेफिनेशन में ये बोला ना कि वेलफेयर बस वही है जिसको पैसों में मेजर कर सकते हैं। ठीक है, मतलब मनी मेजरमेंट अगर है तभी वो कल्याण हुआ, मनी मेजरमेंट नहीं है तो कल्याण नहीं हुआ। मतलब अगर आप किसी भिखारी को हेल्प कर रहे हैं ना, मान लीजिए 10 रुपया दे दिए, तो 10 रुपया मेजर हो गया ना कि 10 रुपया का आप हेल्प किए हैं, तो ये क्या हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया एसी पीगू के हिसाब से। लेकिन या फिर मान लीजिए कि आप किसी को बस ऐसे ही भला भला बात बोल दिए, किसी को स्पीच सुना दिए या फिर मोटिवेट कर दिए। ठीक है, तो मोटिवेशन को, चाहे किसी से आपका लव अफेक्शन है, ठीक है, किसी को आप समझा रहे हैं कोई बात, तो इसको आप पैसों मेजर नहीं कर सकते हैं। या फिर अब मान लीजिए कि किसी को आप अपने घर में रख लिए, ठीक है, किसी का हेल्प कर दिए जो बहुत ज़्यादा गरीब है, तो उसको आप पैसों मेजर नहीं कर सकते हैं। तो जो भी चीज़ को पैसों मेजर नहीं कर सकते हैं वो इकोनॉमिक्स नहीं कहलाएगा एसी पीगू के हिसाब से। तो अब हिंदी में एक बार डेफिनेशन देख लीजिए, इंग्लिश में नहीं समझ में आया तो। आर्थिक कल्याण सामान्य कल्याण का वह भाग है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मुद्रा रूपी मापदंड से संबंधित किया जा सकता है। मतलब आप किसी का वेलफेयर कर रहे हैं ना, तो वो डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट कैसे भी अगर पैसा में मेजर किया जा सकता है, ठीक है, मुद्रा रूपी मापदंड में मेजर किया जा सकता है, तो फिर ये क्या है, इकोनॉमिक्स है एसी पीगू के हिसाब से। कैसे भी आप उसको
मेज़र कर सकते हैं। यानी कि मान लीजिए किसी भिखारी को आप 10 रुपया दे दिए या फिर 10 रुपया के बिस्किट दे दिए। अगर 10 रुपया आप डायरेक्टली दिए तो 10 रुपया तो मेज़र किया जा सकता है कि 10 रुपया का हेल्प कर दिए, तो ये डायरेक्टली मेज़र हो गया। ठीक है, अब इनडायरेक्टली कि आप उसको 10 रुपया का बिस्किट दिए तो वो बिस्किट 10 रुपया का है ना, तो इनडायरेक्टली मेजरमेंट हो रहा है कि हाँ 10 रुपया का हेल्प किए हैं। तो ये भी क्या है, वेलफेयर का डेफिनेशन है ACPU के हिसाब से, क्योंकि इसको पैसों में मेज़र किया जा सकता है। अगर पैसों में मेज़र नहीं किया जा सकता तो ये डेफिनेशन नहीं कहलाता। ठीक है, इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन नहीं कहलाता ACPU के हिसाब से। आगे देखिए कि अल्फ्रेड मार्शल ही वो फर्स्ट आदमी था, फर्स्ट इकोनॉमिस्ट था जो अपने डेफिनेशन में इकोनॉमिक्स में वेलफेयर का नाम इंक्लूड किया। ठीक है, मतलब वेलफेयर को सबसे पहले वेलफेयर का डेफिनेशन देने वाला कोई इकोनॉमिस्ट है तो वो कौन है, अल्फ्रेड मार्शल है। ठीक है, और इन्होंने अपने डेफिनेशन में मानवता और उनके कल्याण के बारे में ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है। ठीक है, यानी पैसा कमाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है इनके हिसाब से। इनके हिसाब से मानव का कल्याण होना चाहिए। ठीक है, यानी मानव का विकास, सोशल वेलफेयर होना चाहिए। ठीक है, सोशल वेलफेयर को आप क्या बोलते हैं, सामाजिक कल्याण। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो कंक्लूजन यहां से क्या निकला, ये देखिए कि वेल्थ इज द सिंपली अ मीन्स ऑफ अटेनिंग द ऑब्जेक्टिव। ठीक है, मतलब जो पैसा है ना उससे आप कोई एक जगह तो जरूर पहुंच जाइएगा। ठीक है, लेकिन रियल ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, मानव का कल्याण होना चाहिए, ह्यूमन वेलफेयर होना चाहिए। किसी का भला करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ना कि बिना भला किए पैसा कमाना। ठीक है, तो इससे एक बात यहाँ से साबित हुआ, क्या साबित हुआ कि वेल्थ इज फॉर मैन, मतलब जो धन है वो मानव के लिए है, ना कि मानव धन के लिए है। ठीक है, मतलब पैसा हम लोगों के लिए, ना कि हम लोग पैसा के लिए है। ठीक है, इसीलिए मानवता को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है, ना कि वेल्थ को। तो यहाँ से ये कंक्लूजन निकला है। अब हम लोग आगे मेरिट्स देख सकते हैं कि मेरिट क्या है वेलफेयर का डेफिनेशन में, कि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव यानी व्यापक और विस्तृत है। ठीक है, मतलब एडम स्मिथ का डेफिनेशन से तो थोड़ा बेटर ही है, क्योंकि यहाँ पर वेलफेयर को भी इंक्लूड किया गया है। और स्टडी ऑफ ह्यूमन लाइफ, अब इंसानों के बारे में स्टडी किया जा रहा है, मतलब ये हम लोग से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, इसका मेरिट हो गया। आगे अगला देखिए, मेरिट क्या है कि इम्पोर्टेंस ऑफ सोसाइटी, मतलब समाज पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया, तो ये भी इसका मेरिट हो गया। और अगला है इम्पोर्टेंस ऑफ वेलफेयर, मतलब कल्याण पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया। स्ट्रेस जो है वो किसी एक का कल्याण या फिर पूरे समाज का कल्याण के ही बारे में ध्यान दिया गया है, इसलिए ये इसका मेरिट हो गया। अब देखिए डीमेरिट इसका क्या होता है। डीमेरिट ये है ना कि वेलफेयर अस्पष्ट है, मतलब द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर इज वेरी वेग। वेग का मतलब अस्पष्ट। आप किसी का कल्याण कर रहे हैं, सामाजिक कल्याण कर रहे हैं, तो उसको डिफाइन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि आप किसी का हेल्प कर देते हैं ना, किसी का जान बचा देते हैं, डॉक्टर हैं, ठीक है, तो आप सर्विस देंगे और आपका काम क्या है कि पेशेंट का जान बचाना। तो पेशेंट का जान बचाना ये आपके नज़र में वेलफेयर है, लेकिन किसी और के नज़र में पेशेंट का जान बचाना नहीं। अब मान लीजिए वो डॉक्टर नहीं है, तो क्या वो किसी का जान बचा सकता है? वो हो सकता है कि किसी को बिस्किट खिला दे, किसी को राशन दे दे, किसी को चावल दे दे, ठीक है, किसी को खाना खिला दे। तो उसके नज़र में किसी को खाना खिलाना ही वेलफेयर हुआ। मेरे नज़र में किसी को 10 रुपया देना वेलफेयर हुआ। ठीक है, किसी के नज़र में किसी का केस फ्री में लड़ना, जैसे कि लॉयर किसी का केस फ्री में, गरीब आदमी लोग का केस फ्री में अगर लड़ता है और जितवाता है, तो फिर ये उसके हिसाब से वेलफेयर होगा। तो हर एक आदमी के नज़र में अपना अपना डेफिनेशन है वेलफेयर का, जिसको डिफाइन नहीं किया जा सकता है किसी एक खास शब्द में। तो ये जो एडम स्मिथ के बाद जो
जो एडम स्मिथ के बाद जो अल्फ्रेड मार्शल आए हैं, ये वेलफेयर को डिफाइन कर दिए हैं। और वेलफेयर को तो परिभाषित ही नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हर एक इंसान के नज़र में अलग अलग डेफिनेशन है वेलफेयर का। आके देखिए, नेग्लेक्ट ऑफ इमैटेरियल थिंग, ठीक है, मतलब यहाँ वेल्थ पर ध्यान नहीं दिया गया। ये वेलफेयर को इंक्लूड किया तो वेल्थ को छोड़ दिया, तो वेल्थ भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, जिसमें आगे का 2 डेफिनेशन और पढ़ाएंगे इसका, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आज आपको सारा पॉइंट समझ में आ गया होगा, जिसमें 2 डेफिनेशन आपको पढ़ाए, मेरिट डेमेरिट भी पढ़ा दिए, इकोनॉमिक्स क्या होता है वो भी बता दिए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारे वीडियो को लाइक कर दिए होंगे, और नहीं किए होंगे तो प्लीज़ लाइक कर दें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को और शेयर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।